अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बानी पीटीआई की जानिब से 12 मुल्की इदारों के खिलाफ फर्जा सराई की जा रही है। वो जल्द ही कोई इनकलाबी बयानियां अपनाने जा रहे हैं और उसकी तरवीज और उसके फ़रोग के लिए मुकम्मल तौर पर कारबंद भी दिखाई दे रहे हैं। जिस एंटी इस्टेब्लिशमेंट राह को उन्होंने इख्तियार किया हुआ है, हर गुजरते दिन के साथ उस पर उसको मजीद जारहाना अंदाज में आगे बढ़ा रहे हैं, मजीद तरवीज कर रहे हैं, मजीद फरोग दे रहे हैं। और आज 190 मिलियन पाउंड केस में भी बानी पीटीआई की जानिब से फौज की हाई कमान पर जिस अंदाज में तनकीद की गई और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का नाम लेकर तनकीद की गई, वो खासी मानी खेज है। इन बयानियों के बीच 264वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया भी इंतहाई अहमियत का हामिल है, जिसमें फौज कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ बेबुनियाद प्रोपेगेंडा करने वालों के साथ आहनी हाथों से निपटने और भरपूर कार्रवाई का ऐलान किया गया है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत गुज़श्ता हफ्ते मुनक्किद होने वाली 263वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस इस लिहाज से भी अहम थी कि उसमें वतन को दरपेश अंदरूनी और बैरूनी खतरात के बारे में न सिर्फ आगाह किया गया, बल्कि कॉन्फ्रेंस के शुरका ने मुसल्लह अफवाज के अफसरान, जवानों, कानून नाफिज करने वाले इदारों और शहरियों समेत शोहदा की अजीम कुर्बानियों को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। और अब गुज़श्ता रोज़ी 264वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया जो जारी कर दिया गया है, उसके मुताबिक बशाब में चीनी शहरियों पर हमले की मजम्मत की गई है। आर्मी चीफ ने अपने खिताब में दहशतगर्दों को किसी सूरत दोबारा फाल नहीं होने दिया जाएगा। फौज और सिक्योरिटी इदारों को दहशतगर्दी के खिलाफ कौम की हिमायत हासिल है। कॉन्फ्रेंस में मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की मजम्मत की गई और फोरम ने पाक फौज के खिलाफ इल्जामात पर मबनी मुहिम को मुस्तरद कर दिया है। एलामिया में कहा गया है कि फौज और अवाम के दरमियान दरार की कोशिशें नाकाम बनाएंगे। एलामिया में निशानदही की गई कि कानून नाफिज करने वाले इदारों और सिक्योरिटी फोर्सेस पर बेबुनियाद इल्जामात आयद करना फैशन बन चुका है, वतीरा बन चुका है। यह अवाम और मुसल्लह अफवाज के दरमियान दूरी पैदा करने की बड़ी साजिश का हिस्सा है। हम ऐसी कोशिशों को कामयाब नहीं होने देंगे और आइन और कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई को यकीनी बनाया जाएगा। ISPR के मुताबिक फोरम ने मुल्क में पायदारी समाजी इक्तसादी तरक्की के हुसूल के लिए हुकूमत को मुकम्मल ताउन फराम करने के अज़्म का इजहार किया और इस ताउन में गैर कानूनी कार्रवाइयों बिलखुसूस स्मगलिंग, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, बिजली चोरी की रोकथाम और गैर कानूनी तौर पर मुकीम तमाम गैर मुल्कियों को उनके आबाई वतन महफूज तौर पर वापस भिजवाने से मुताल्लिक भी बात की गई है। अब बानी तहरीक इंसाफ एक तरफ एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव लिए हुए हैं, बयानबाजी कर रहे हैं। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का एलामिया दूसरी तरफ इस हवाले से बड़ा ही वाज़ेह है कि ऐसी कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। पाक फौज किसी भी किस्म के प्रोपेगेंडे से सख्ती से निमटने का आज़म रखती है, जिसमें माफ़ी की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं। और एलामिया की टाइमिंग भी इंतहाई अहम है, क्योंकि इस वक्त मुल्क में सऊदी वफ्द मौजूद है जो मुल्क में बड़ी सरमायाकारी में दिलचस्पी ले रहा है। पाकिस्तान का एक वफ्द वाशिंगटन में IMF के साथ मुज़ाकरात और 6 से 8 अरब डॉलर्स के हुसूल के लिए कोशिशें कर रहा है। ऐसे वक्त में दोबारा से किसी भी जमात की जानिब से प्रोपेगेंडा मुहिम की शदीद मजम्मत करना और ये बताना कि मुल्क की सलामती और मफाद के सामने मुखालिफ काम करने वाली किसी भी कुव्वत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। PTI जो मुबैना तौर पर मुल्क में बढ़ते अदम इस्तेहकाम की सबसे बड़ी बेनिफिशरी है, वो मुकम्मल कन्फ्यूजन का शिकार है। उनकी हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद आए तो ये अमरीका पर साजिश का इल्ज़ाम लगा देती हैं। पीपल्स पार्टी से इख्तलाफ हो तो सदर आसिफ अली जरदारी को बैरूनी साजिश का किरदार बना देती है। 9 मई के बाद सख्तियाँ बढ़ती हैं तो इस वक्त के वज़ीर आला मोहसिन नकवी को तमाम तर सख्तियों के ज़िम्मेदार और अदम एतमाद का रूह रवा करार दे देती हैं। आर्मी चीफ की तैनाती की बात हो तो ये अपना कद काठ बनाने के लिए इस तैनाती को मुतनाज़ बनाने की कोशिश करते हैं, इसमें कोई कसर उठा नहीं रखते हैं। और तो और अब सऊदी अरब पाकिस्तान को मुश्किल से बचाने के लिए सामने आया है, तो इस जमात के कुछ अरकान बरादर इस्लामी मुल्क पर भी बढ़ चढ़ कर जो है उसके अगेंस्ट प्रोपेगेंडा कर उसे रजीम चेंज का हिस्सा बना रहे हैं। शेर अफजल मरवत ये कहते हैं कि उनकी हुकूमत को गिराने में और रजीम चेंज ऑपरेशन में सऊदी अरब भी मुलव्वस था। अब पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये बताने में जुट गई है कि शेर अफजल मरवत ने जो स्टेटमेंट दिया, ये उस ज़ाती हैसियत में पर्सनल कैपेसिटी में दिया है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी पॉलिसी की किसी सूरत गमाजी और अक्कासी नहीं करता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बता रही है, लेकिन माजी भी गवाह है और स्टेटमेंट्स भी गवाह है कि किस तरह PTI की जानिब से हमेशा जो है वो रियासत मुखालिफ बयानियों को फ़रोग दिया गया है और रियासत के खिलाफ साजिश होती रही। रजीम चेंज के किरदारों पर जब भी बात होगी तो उसमें हमें ये शख्स खड़ा नजर आएगा। ऐसे मुतनाज़ा शख्स को निगरान वजीर आला बनाने के बाद आपने पहली ईंट रख दी है कि मुनसिफाना इलेक्शन के ऊपर क्वेश्चन मार्क है। हमारी हुकूमत एक साजिश के जरिए हटाई गई है। जो खालिक थे इस साजिश के, उन्होंने खुद ही एतराफ कर लिया कि हम समझते थे कि इमरान खान और उसकी हुकूमत मुल्क के लिए खतरा साबित होगी। वो जो साइफर की बात हम करते, जो साजिश की बात हम करते थे, अल्लाह अल हक है
पीटीआई के दरमियान कंफ्यूजन इस कदर ज्यादा है कि कल शेर अफजल मरवत ने बयान दिया, आज पीटीआई की जानिब से खुद इस बात की तरदीद भी जारी की जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत ने बयान जारी करते हुए शेर अफजल मरवत के इस स्टेटमेंट की नफी किया। इस वक्त बैरिस्टर उबैर खान न्याजी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम न्याजी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, आप भी ये समझते हैं कि रिजीम चेंज ऑपरेशन में सऊदी अरब मुलव्वस था और आपकी हुकूमत को सऊदी अरब ने गिराया? हाँ जी, ये आप जिस तरह से बात कर रहे हैं वो तो आप बेसिकली एक बयान के हवाले से बात कर रहे हैं। हमारा तो कभी भी उस तरह का मौक़िफ़ रहा ही नहीं है। जो मौक़िफ़ है वो बड़ा वाज़ेह है साइफ़र का कि अमेरिका ने डोनाल्ड लू के ज़रिए वो मुदाखलत की थी और एक पैगाम हमारी इस्टेब्लिशमेंट को आया और उसके ज़रिए इमरान खान की चलती हुई हुकूमत को गिराया गया। वहाँ पे हमने तो कभी भी सऊदी अरेबिया का नाम इसमें लिया ही नहीं है। बट शेर अफजल मरवत आपकी मरकजी कमेटी का हिस्सा है। शेर अफजल मरवत साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है, क्या बानी पीटीआई को ऑन बोर्ड लिए बगैर दिया है? ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। और देखें, एक तो सऊदी अरेबिया हमारा बरादराना मुल्क तो है ही, मतलब इसमें कोई शक नहीं जिस तरह के रिलेशनशिप है, मगर जिस तरह से तैयब उर्दगान के साथ या महातीर मोहम्मद के साथ, इसी तरह मोहम्मद बिन सुलेमान के साथ खान साहब के ज़ाती मरासिम है। खान साहब पर्सनल लेवल पे इन लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं और इस तरह का कोई मतलब मामला नहीं है और ऐसी कोई हकीकत नहीं। लेकिन जिस तरह का स्टेटमेंट और जिस वक्त दिया गया है, क्या इस स्टेटमेंट पर कोई बासपुरस नहीं होनी चाहिए शेर अफजल मरवत साहब की, जिन्होंने पार्टी पॉलिसी से हटकर ये स्टेटमेंट दिया? क्या कोई जवाब तलबी हुई है? बेसिकली हमारा जो सेंट्रल मीडिया डिपार्टमेंट है उन्होंने बाकायदा प्रेस रिलीज़ भी जारी कर दी है, घंटा पहले की है, शायद आप तक वो नहीं पहुंची होगी। उन्होंने इस मौक़िफ़ की बिल्कुल तरदीद की है। ये उनका ज़ाती मौक़िफ़ होगा और ज़ाती मौक़िफ़ भी ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये टोटली बिल्कुल बरक्स है कि मतलब पीटीआई ने कभी भी ये इस तरह की तो बात ही नहीं की। बात होती है एक एविडेंस बेस्ड आप बात करते हैं, जैसा डोनाल्ड लू का है, एक हमारे पास बाकायदा वो डॉक्यूमेंटेड बात है, वो एक ऑफिशियल मीटिंग थी, उस माउथ। ये पहली बार नहीं हुआ कि पार्टी पॉलिसी से हटकर कोई स्टेटमेंट दिया गया, वो स्टेटमेंट आता है, उसके बाद फिर पार्टी को तरदीद करना पड़ती है। तो मैं तो ये जान रहा हूं कि कोई जवाब तलबी होगी, क्योंकि ये कोई आम नौयत का स्टेटमेंट नहीं है और जिस वक्त दिया गया है वो हालात कोई आम नौयत के नहीं, बहुत सीरियस स्टेटमेंट। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूं। जिस वक्त आए हुए उस दौरे की एक अपनी सिग्निफिकेंस है। पॉलिटिकल डिफरेंसेस असाइड, कंट्री इस वक्त इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहे हैं, बाकी मामलात हैं, हमने हर चीज़ को देखना है। मगर पीटीआई का जो मैंने आपको बता दिया क्लैरिटी के साथ यही मौक़िफ़ है जो मैंने आपको स्टेट किया है। तो न्याय साहब, जिस वक्त आईएमएफ के साथ मामला तय हो रहे होते हैं, आईएमएफ दफ्तर के बाहर एहतजाज किया जाता है, अमेरिका में एहतजाज किया जाता है, उससे ये तासुर मिलता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे को फ़रोग दे रही है। और अब जब ये स्टेटमेंट आया है तो उससे मज़ीद तक़वियत मिल रही है कि आपका जो स्टांस है या बयानिया है वो रियासत मुखालिफ बयानिया है। अच्छा, ये अब दो आप डिफरेंट चीज़ों को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जो आईएमएफ वाला है ना, देखें, अगर आईएमएफ गया है खान साहब के पास, मंथ मुझे याद नहीं है, शायद जुलाई था, ठीक है ना, ये 9 मई के बाद खान साहब के पास आईएमएफ चल के गया था। और उस वक्त किस लिए चल के गया था कि इन्हीं पॉइंट्स पे बात हो रही थी और खान साहब ने स्पेसिफिकली उनके सामने क्या चीज़ रखी थी कि जी हम आईएमएफ के प्रोग्राम के साथ हैं, बशर्ते कि इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। देखें, जब आप कर्ज़ा लेते हैं, खान साहब का मौक़िफ़ क्या है कि कर्ज़ा ले रहे हैं, कोई हुकूमत कर्ज़ा नहीं ले रही, वो कर्ज़ा आ रहा है, अवाम पे बोझ डाल रहा है और अवाम पे बोझ डालना है और उसका वापसी का भी हल देना है। देखें, सरकार ने तो कर्जा ले लिया, सॉवरेन गारंटी किसकी इस्तेमाल हो रही है? वो स्टेट की इस्तेमाल हो रही है। पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स आती जाती रहती हैं, मगर एक दफ़ा इतना बड़ा इकोनॉमिक बर्डन बना दिया जाए और ऐसी हुकूमत बनाए जिसके पास मैंडेट ही नहीं है, क्योंकि देखें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लिंक्ड है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के साथ। ये जो एग्रीमेंट आईएमएफ के साथ हुआ था, ये एग्रीमेंट तो आपकी हुकूमत ने किया था। नहीं, उसके बाद की तो कंटिन्यूटी इन्होंने चलाई है। देखें, तो कंटिन्यूटी तो करनी मजबूरी थी, बाबरी मजबूरी इस हुकूमत को एंगेज करना पड़ रहा है आईएमएफ के साथ। आईएमएफ प्रोग्राम में तो आप चले गए थे। नहीं, अगर हम चले गए तो बाद में कंटिन्यूटी तो उन्होंने चलाई। देखें, हमारे कर्जों की शरह उठा के देख ले, इनकी उठा के देख ले, जमीन आसमान का फर्क है। हमारे वक्त ये हालात नहीं थे। आप जिस आईएमएफ प्रोग्राम में आप गए, क्या उस आईएमएफ प्रोग्राम को आपके बाद वाली हुकूमत कंटिन्यू ना करती? ये कह रहे हैं डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए था, मुल्क डिफॉल्ट कर जाता। नहीं, ये तो मैं कह ही नहीं रहा, मैं तो ये कह ही नहीं रहा। आप बात समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे। मैं कह रहा हूँ
कि जो भी प्रोग्राम गवर्नमेंट एंटर करेगी ना, उस गवर्नमेंट की कोई ना कोई लेजिटिमेसी होनी चाहिए। एक फॉर्म 47 वाली गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी क्या है? एक मुल्क में एक ऐसे इलेक्शन हुए जिसमें 80 पार्लियामेंटेरियंस ऐसे आके बैठे हुए हैं और बाद में रिजर्व सीटों के ज़रिए ऐसे लोग आ गए हैं जिनका इस्तेकाक ही नहीं है उस ऐवान में बैठने का। वो आज फैसले कर रहे हैं इस मुल्क को मकरूज़ करने का। उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? वो बेसिकली एसेट सेल ऑफ कर रहे हैं इस नेशन के। वो एसेट दोबारा नहीं आने, चले PIA दे दें, स्टील मिल दे दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब आप रेकोडेक देंगे, दूसरे अपने एयरपोर्ट्स देंगे, उसका लॉन्ग टर्म इमरान खान साहब ने जेल में गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुल्क में आइन और कानून नहीं है। ये उनकी प्रिंसिपल पोजीशन है। वो कहते हैं कि मुल्क में इस वक्त कोई आइन और कानून नहीं है। अगर मुल्क में वाकई आइन और कानून नहीं है तो फिर खैबर पख्तूनख्वा में जो हुकूमत बनी आपकी, वो किसी आइन और किसी कानून के ताबे नहीं बनी। फिर जो KP गवर्नमेंट आपकी है इस वक्त, देखें KPK में तो वो माहौल कंट्रोल ही नहीं कर सके। KPK में जिस तरह की अवाम ने रद्द अमल दिया है, इनके बस की बात ही नहीं थी। पंजाब में अवाम ने उस तरह से रद्द अमल नहीं दिया, इन्होंने रिजल्ट ये तो ना कहे ना कि मुल्क में आइन और कानून नहीं है। फॉर्म 45 सारे मौजूद हैं। नहीं है ना, जंगल अगर आइन और कानून है तो KP में आपकी गवर्नमेंट है ना बताएं। सर। अगर आइन और कानून नहीं है तो फिर KP हुकूमत छोड़ दें। सर जी ये देखें, आपको देखें, आप पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को या एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर को समझने की तो कोशिश करें कि इलेक्शन किसके तहत हो रहे हैं। इलेक्शन आइन के तहत हो रहे हैं। आइन के तहत एक हुकूमत मैंडेट लेके आ रही है। कुछ लोगों का, अब जावेद लतीफ़ की कल स्टेटमेंट उठा के ले रहे हैं, वो बाकायदा पिन पॉइंट कर रहे हैं कि पैसे लेके रिजल्ट तब्दील किए जा रहे हैं। जब इस तरह की बात आ जाए, चीफ इलेक्शन वो जो कमिश्नर रावलपिंडी है, विसल ब्लोअर है, वो क्लियर कट आके कहता है कि हमने ये ज्यादती की है। आज तक वो सामने नहीं आया। उस तरह के मामलात में आप कहते हैं इस मुल्क में आइन और कानून है। आज तक किसी ने उसको इन्वेस्टिगेट किया है? आज तक उसके वेयर अबाउट्स का किसी को पता है? उसके बाद किसी की उससे मुलाकात हुई है कि वो किस हाल में है, उसकी फैमिली किस हाल में है, उसने किस दबाव में ये जो है ना अपना बयान रिट्रैक्ट किया? देखिए, मैं तो ये कह रहा हूं कि जो स्टेटमेंट्स आप दे रहे हैं, माजी में वही गलती आप कर चुके हैं। पुलिस से मुताल्लिक आज खान साहब ने जो बात की, यही पुलिस थी जिसने TLP के एहलकारों को पर आप ही की हुकूमत में डंडे बरसाए थे। यही वो पुलिस थी ना जिसके ऊपर काले कोट वालों ने डंडे बरसाए थे। आप ही की हुकूमत थी सर। नहीं, किस वाक़े की आप बात कर रहे हैं? मैं TLP वाक़े की बात कर रहा हूं। पहले जब TLP के साथ पुलिस के साथ हेड ऑन कोलिजन हुआ था तो पुलिस वालों ने, मैं TLP जब सड़कों पे निकली थी तो पुलिस वालों ने जिस दीदा दलीली से TLP के कारकुनान के ऊपर धावा बोला था, वो भी आपके सामने। वो तो फैजाबाद धरना की रिपोर्ट अब आ गई है ना, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करें ना। वो तो गवर्नमेंट के ऊपर फिक्स कर रहे हैं। आया हुआ है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने लोगों को पहुंचने दिए। वो तो गवर्नमेंट के ऊपर फिक्स कर रहे हैं। इसका मतलब उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव ले रही थी, बिल्कुल गलत था। किसी भी सबूत के बगैर एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर या इंटेलिजेंस एजेंसीज के ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे थे। आज जब आप इंटेलिजेंस एजेंसीज के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं तो क्या आपके पास सबूत है? देखें, इंटेलिजेंस एजेंसी और एस्टैब्लिशमेंट दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। आप उस तरह से इक्वेट नहीं कर सकते। एस्टैब्लिशमेंट कोई हमारे आइन का हिस्सा नहीं है। इमरान खान साहब ने DGISI के ऊपर इल्जाम लगाया, नाम लेकर DGC के ऊपर इल्जाम लगाया। आज उन्होंने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का नाम लिया है सर। देखें एजेंसीज का रोल किसके अंडर है? एजेंसीज अंडर कैबिनेट काम करती हैं। देखें, अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ द वक्त है, वो अगर किसी से पल्स ले रहा है, इंफॉर्मेशन ले रहा है, उसने तो एजेंसी से लेनी है। अगर इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत में इंफॉर्मेशन लेनी है, किससे लेनी है? एजेंसी से लेनी है। जो हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हमारे यहाँ पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स यूज़ होती हैं और बाद में उनको डंप कर दिया जाता है। उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं लेता। हमारी कंटिन्यूटी क्या हो रही है? हुआ तो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि वो रिस्पॉन्सिबल है, ये एजेंसीज रिस्पॉन्सिबल है। वो ये तो नहीं कह रहे कि वजीर आजम रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर उनका है तो इन चीज़ों को इन्वेस्टिगेट कर लेना। आज जज ने ऑर्डर कर दिया है, ठीक है। अब इसमें क्या कबाहत है कि इमरान खान की सेटिस्फेक्शन के लिहाज से उस चीज़ को, अगर वो कहते हैं एंडोस्कोपी होनी चाहिए तो करा लें, उसमें क्या मुज़ाहिरा है? लेकिन आप जिस पे इल्जाम लगा रहे हैं उसका कोई एविडेंस मौजूद है आपके पास? तो वो एविडेंस के लिए तो कह रहे हैं कि एंडोस्कोपी जरूरी है। उन्होंने क्या कहा है कि फिजिकल अपीयरेंस से इस चीज का नहीं पता चल सकता। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ पे इल्जाम लगाएंगे या सुप्रीमो इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबराह पे लगाएंगे तो इज इट जस्टिफाइड? अगर पहले जस्टिफाइड नहीं था, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ये नैरेटिव बनाया विदाउट नोइंग एनीथिंग, और आज कमीशन की रिपोर्ट बता रही है कि वो कसूरवार नहीं थे, तो आपके ऊपर भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, आप भी हाथ हौला रखे ना। नहीं, हाथ हौले की बात नहीं है। देखें, एक चीज़ को आप एग्जामिन कर लें पूरी तरह से।
एक का मौक़िफ़ तो ठीक होगा ना, अगर एंडोस्कोपी हो जाती है पता चल जाएगा, क्लैरिटी हो जाएगी, इसमें क्या इतना बड़ा झगड़ा है? सर यही तो मैं कह रहा हूं ना सर, विदाउट नोइंग एनीथिंग, विदाउट एनी सब्सटेंशियल एविडेंस क्या इल्जाम लगाना चाहिए नाम लेके किसी के ऊपर भी, जब आपको पता ही नहीं है तो? सर जी, वो उन्होंने क्लियर कट कहा कि पिछले 4 हफ्ते से तबीयत ख़राब है। अगर खान साहब कह रहे हैं 4 हफ्ते से तबीयत ख़राब है, वो उस चीज़ का बुशा बीबी कंप्लेन कर रही है, तो आगे कह रही है ना, तो उस चीज़ को एग्जामिन करा लें। अगर डॉक्टर्स ने जाके खाली एग्जामिन किया, एंडोस्कोपी नहीं की जी, सर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? तबीयत खराब है तो खराबी सेहत का रिस्पॉन्सिबल कौन है? हाँ जी, देखें, ख़राबी के लिए वो कह रहे हैं कि उसके पीछे मुहर्रिकात हैं कि जेल अथॉरिटीज़ का कंट्रोल नहीं है, सिस्टम को किसी और ने हाईजैक किया, तो उस चीज़ को प्रोब करना चाहिए। मसला क्या है कि हमारे यहाँ चीज़ को प्रोब नहीं करते। अगर इलेक्शन के धांधली का इल्ज़ाम लगाया है तो उसको भी कोई प्रोब नहीं करता। अगर हम कह रहे हैं कि 9 मई पे हमारे साथ ज़्यादती हुई है तो उसको भी कोई प्रोब नहीं करता। अगर हम कह रहे हैं कि हमारी हुकूमत चलती अगर 9 अप्रैल को गिराई गई है तो उसको भी कोई प्रोब नहीं करता। तो आप कहते हैं इल्ज़ाम है, भाई ये तो इल्ज़ाम ही रहेगा, तो आप प्रोब कर लें, आप जुडिशल कमीशन तीनों चीज़ों पे बना लें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बगैर सबूतों के तहरीक इंसाफ और बानी तहरीक इंसाफ इस वक्त जिस अंदाज में इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, बगैर सबूतों के इस तरह के इल्ज़ामात लगा के यकीनन पॉलिटिकली तो आप कैपिटलाइज करते हैं, पॉपुलर नैरेटिव भी बना लेते हैं, सियासी तौर पर मजबूत हो जाते हैं। आज शायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी इसी कशमकश का शिकार है। एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव उस वक्त बनाया, आज फैज़ाबाद धरना कमीशन की रिपोर्ट बता रही है कि उस वक्त की इंटेलिजेंस एजेंसीज मुलविस नहीं थी, जनरल फैज़ हमीद को क्लीन चिट मिल गई, उस वक्त की हुक्मसिबल थी। तो नून लीग को किस हद तक धचका पहुंचा है और ये जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव बनाना एक वतीरा बन गया है, ये कितना जस्टिफाइड है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की राय लेने की कोशिश करेंगे। फैज़ाबाद धरना कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो खासी कन्फ्यूजन का शिकार है, मजीद कन्फ्यूजन में धंसती हुई दिखाई दे रही है और उन्हें लगता है कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव को लूज़ करना उनकी एक बहुत बड़ी जो शिकस्त की है वो वजह बन गई थी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मुतअद्दिद रहनुमा पब्लिकली ऐसे स्टेटमेंट्स दे रहे हैं जिससे अंदाज़ा होता है कि नून लीग एक बार फिर अपने एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव का रिवाइवल चाहती है, बहाली चाहती है। अब सवाल यह है ना कि सच उस वक्त क्यों नहीं बोला जिस वक्त सहाफ़ी आपसे सवाल कर रहे थे? मियाँ साहब जब लंदन में थे तो उस वक्त वो जिन किरदारों को बेनकाब करते थे वो उनका नाम भी नहीं ले पाए जब वो पाकिस्तान में आए और इतने सालों के बाद पार्लियामान में पहुंचे। ये कैसे कॉन्ट्रेरी, खुद ही अपना बयानिया क्यों खोया नून लीग ने, ये भी हमें बता दें ज़रा। उसकी एक झलक आपके सामने रखते हैं कि लंदन में मियाँ साहब ने क्या स्टेटमेंट दिया और जब वो पार्लियामान में पहुंचे तकरीबन 7 साल के बाद तो उस वक्त सहाफ़ी के सवाल पर किस तरह खामोश रहे, वो मानी खेज खामोशी क्या बता रही थी। सवाल ये है ना कि चुप का रोज़ा उस वक्त रखा क्यों था और ये रोज़ा आज तोड़ने की बात क्यों हो रही है। इस सारे मामले पर बात करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा अलहाज शेख रोहेल असगर साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम रोहेल असगर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि फैज़ाबाद धरना कमीशन की रिपोर्ट ने तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया जो उस वक्त आपने लिया हुआ था और जिससे खासी मकबूलियत मिली, उसको तो तहोबाला नहीं कर दिया, मलिया मेट नहीं कर दिया। मेरे ख्याल में इसको आप ना ही डिस्कस करें तो मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर रहेगा। आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दिया था और उस वर्डिक्ट के बाद फिर उसके बाद ये कमीशन बन गया। कमीशन में क्या हुआ क्या नहीं हुआ मेरे ख्याल में किसी को पता ही नहीं। और दूसरी बात यह कि कमीशन के पास क्या अख्तियार थे कि जिन पे इल्जामात हैं उनको वो अपने कमीशन के रूप में पेश कर सकते। ऐसे खाम खा अपनी जग हमसाई कराने वाली बात थी, कमीशन बना देते हैं आप बगैर सोचे समझे कि क्या कमीशन बाजवा साहब को अपने सामने पेश होकर उनकी बात सुन सकता था, क्या था उनके पास उनको बुलाने का? शेख साहब, आप इस कमीशन की रिपोर्ट को मुस्तरद करते हैं, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मैं मुस्तरद नहीं करता, मैं ये कहता हूँ कि इख्तियारात की बात होती है ना। मुस्तरद मैंने क्या करना, मैंने कौन सा बनाया था जो मैं मुस्तरद कर दूँ? और ना ही मुझे ये पता कि वो किस हालात में बनाया गया था और क्या किया गया था। इसलिए मैं ये अक्सर और बेशतर की बात कहता हूँ हजूर कि हमें अपनी एक हद में रह के काम करना है। उससे हद से जब आप तजावज़ करेंगे तो इसी किस्म के फैसले होंगे। बात दुरुस्त है सर, लेकिन वज़ीर दाखिला उस वक्त के एहसन इकबाल साहब ने या शायद खाकान अब्बासी साहब ने या इवन वज़ीर कानून जाहिद हाफिज़ साहब ने जो कमीशन के सामने पेश होकर स्टेटमेंट दिया, वो स्टेटमेंट तो कहीं उससे कंपैटिबल नहीं है जो आपका नैरेटिव था। मैं वही ना कि ये बात तो फिर एहसन इकबाल को बता सकता ना, वो तो नून लीग का रस्तू है।
चलिए शाहिद खान बासी को अब ये अगर वो तो अलग थलग होके बैठ के अभी शायद वो है ना ऐसे में बात, वो तो मेरे ख्याल में बहुत अक्लमंद और बड़ा समझदार, बड़ा जीवित इंसान है। आप उनसे पूछिए, वो बता देंगे ज्यादा बेहतर। तो शेख साहब, आपको नहीं लगता कि नून लीग हैज सीरियसली लॉस्ट इट्स नैरेटिव व्हिच वाज एंटी एस्टैब्लिशमेंट एंड सीरियस डैमेज हैज बीन डन? अगर मेरी राय आप पूछे ना, मेरी राय आप पूछे तो मेरा ख्याल है कितने बड़े इंस्टीट्यूशन के लिए आपको सोच समझ के कुछ बात करनी चाहिए। मेरा नहीं ख्याल सबसे कमजोर इंस्टीट्यूशन आपके मुल्क में जो है वो है आपका डेमोक्रेटिक, जिसको आप जमहूरी निज़ाम समझते हैं। जो जिसका जी चाहता है इस पे इल्जाम लगा देता है, जो जी चाहता है इस पे अपनी मुआदार किस्म की तरदीद कर देता है। तो मेरे ख्याल में शायद सोच समझ के बात करनी चाहिए। अब ये इंस्टीट्यूशन कहाँ अपने जो हैं उनके चाहे वो फॉर्मर हों या रिटायर्ड हों, उनको कहाँ मेरा नहीं ख्याल कि वो इनको कोई ऐसा आपको इजाजत देंगे कि आप उनको कोविड करिए। उसका एक बेहतरीन इलाज है, मैं बहुत देर पहले भी कहता हूँ कि अगर आपके पास कोई सबूत हैं, कोई ऐसे शवाहद हैं, तो आप उसके जो इस वक्त हैं मसदरा, आप उनसे कह सकते हैं। वो अपना एक उनका प्रोसेस है, उनका एक मैकेनिज्म है, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन शेख साहब, बगैर सबूतों के इल्जामात लगा के आप क्राउड पुल कर लेते हैं, आप एक वेव बना लेते हैं, आप पॉलिटिकली सारी सिचुएशन को कैपिटलाइज कर लेते हैं। और नून लीग को भी नैरेटिव तो मिला और नून लीग ने भी क्राउड पुल किया, बड़े बड़े जलसे किए, मकबूलियत मिली। यही बात इमरान खान साहब के साथ हुई, उन्होंने भी ये नैरेटिव लिया और उससे उनकी सियासत मकबूल हुई। तो ये तो मानना पड़ेगा कि एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव बड़ा मकबूल नैरेटिव है मुल्क। आपके सवाल के दो जवाब हो सकते हैं। एक जवाब ये हो सकता है जिन लोगों ने ये बात की, आप इसका जवाब तो वो दे सकते हैं। मैं तो अपनी जाती राय दे सकता हूँ आपको, क्योंकि मैं ना तो उसका वकील हूँ, ना मैं स्पोक्समैन हूँ और ना मैं किसकी नुमाइंदगी कर रहा हूँ। मैं तो आप अपनी एक राय पेश कर सकता हूँ कि मेरी राय में आप ऐसे इंस्टीट्यूशन जिनका ताल्लुक और वास्ता आपकी दिफा के साथ है, मेरा नहीं ख्याल कि आप उनको किसी भी जगह पे प्रोव कर सकते हो। मैंने आपसे ये बात की है कि अगर आपके पास शवाहिद मौजूद हैं, आप ये समझते हैं कि इन अशखास की वजह से मुल्क का नुकसान हुआ है, आवाम का नुकसान हुआ है, आप उनके मौजूदा सरबराह को आप वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप पेश कर सकते हैं और वो उनका अपना एक मैकेनिज्म है, वो प्रोव कर सकते हैं और प्रोव करने के बाद अपना शेख साहब, क्या ये तासुर दुरुस्त है कि नून लीग अपना खोया हुआ बयानिया वापस हासिल करना चाहती है, या इसके लिए नवाज शरीफ साहब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, या कोई कौम से खिताब या कोई ऐसी चीज प्लान कर रहे हैं, या नून लीग कोई लाहे अमल तैयार कर रही है जिससे वो अपना खोया हुआ जो नैरेटिव है वो रिवाइव कर सके? बेहतर समझते हैं वो नून लीग के सरबराह हैं, वो बेहतर समझते हैं। उनकी असल दानिश के साथ मैं तो कम से कम अपने बात को कंपेयर नहीं कर सकता। वो माशाल्लाह समझदार हैं, 3 दफा इजाजत भी रहे हैं। इस वक्त भी उनके भाई साहब जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म है पाकिस्तान के, और जो सारे मामला है सारे के निगरानी काम कर रहे हैं। तो समझते हैं। नहीं, लेकिन उनके भाई वजीर आजम जरूर हैं, लेकिन मैंने देखा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है वो जो वजारत उज़्मा या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लेने को तैयार नहीं है। अब राना सनाउल्लाह साहब ने स्टेटमेंट दिया है कि जी हुकूमत है ज़रूर, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर नहीं है अगर परफॉर्मेंस ठीक नहीं होती तो। मैंने अपनी राय आपके सामने रखी है और मैं कोई ऐसा बयान या कोई ऐसा बात करने पर तैयार नहीं जो कल मुझे फिर से बिल्कुल माननी पड़े। मैं तो कम से कम अपनी जात को उस चीज से बिल्कुल अलग रखता हूँ, क्योंकि देखिए मैं आपको गुजारिश करूँ, आपको तो माना नहीं रहा। आज जो मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ, एक एक लफ्ज जो है वो मेरी जो है रात के साथ मुंसलिक रहेगा। एक सबूत के तौर पे आपके पास वो मौजूद होगा। जब आपका जी चाहेगा आप उसको चला देंगे और मेरे सामने रख देंगे। फिर सवाए मुझे शर्मिंदगी और कुछ भी होगा तो मैं कम से कम ऐसे अल्फाज इस्तेमाल पेश करता हूँ जिनका कुछ सबूत मेरे पास ना हो, या मेरे पास ऐसा इख्तियार ना हो कि मैं उस
इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए सर फेयर एनफ, मैं देखिए वो आप तो क्या एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन आपके जो कलीग्स हैं वो फ्रंट कश्मीर फुट पे में सबसे स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। आपसे बात करने से पहले कम से कम अपने बात पे सर जरूर फेयर गौर करना चाहिए। फेयर शेख साहब, फेयर एनफ, लास्टली एंड वेरी क्विकली सर, आप तो एहतियात से का दामन हाथ से नहीं छोड़ रहे, लेकिन आपके कलीग्स जो बातें कर रहे हैं, तो क्या समझा जाए कि कंफ्यूजन तो जरूर मौजूद है, इससे तो आप एग्री करेंगे कि कंफ्यूजन है नून लीगी कैंप में। मैंने आपसे गुजारिश करी, मैं इस बारे में बिल्कुल बड़ा क्लियर हूँ इस मामले में। मुझे किसी किस्म की कंट्रोवर्सी नहीं होता जब तक मेरे पास ऐसे कुछ शवाहद ना हो कि मैं उस पर स्टैंड ले सकूँ और उसके लिए मैं अपनी बात पे कायम रह सकूँ। बहुत बहुत शुक्रिया रुहेल असगर साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक तरफ नून लीग एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव दोबारा बहाल करना चाहती है, दूसरी तरफ आज ही पंजाब हुकूमत ने पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ 9 मई के हवाले से दर्ज मुकदमात की समाअत करने वाले इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज मलिक एजाज आसिफ के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया है, जिसका मीडिया को उस वक्त इल्म हुआ जब खुद जज साहब ने मुकदमे की समाअत करनी थी, ताहम उन्होंने बगैर कार्रवाई समाअत 30 अप्रैल तक मुलतवी कर दी और बताया कि अब तो उनके खिलाफ भी रेफरेंस दायर कर दिया गया है। ये वही जज थे जो शेख रशीद, शहरियार आफरीदी, जरताज गुल, अजमल साबिर, समाबिया ताहिर और राजा बिशारत और दीगर अहम पीटीआई रहनुमा, जिसमें खुद बानी पीटीआई और शाहमूद कुरैशी भी शामिल हैं, उनके उन जमानत जो है उसके फैसले दे चुके हैं। पाकिस्तान भर में 17 फरवरी से बंद होने वाली एक्स की सर्विस ताहाल बिला तातुल बहाल नहीं हो सकी है। पहल तो किसी भी इदारे ने सर्विस की बंदिश पर किरदार से मुतालिक नफ़ी की, लेकिन सर्विस के बंद होने के 20 रोज़ बाद 5 मार्च को पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी यानी पीटीए ने मुल्क भर में सोशल मीडिया साइट एक्स की बंदिश पर सिंध हाई कोर्ट में जवाब जमा कराते हुए कहा कि उन्होंने वजारत दाखिला के कहने पर यह सर्विस बंद की है। अदालतों के अहकाम और केसेस की सुनवाई के बाद भी अब तक ना तो सर्विस बहाल हो सकी है और ना ही खातिर खा जवाब दिया गया है। आज वजारत दाखिला ने समाजी राब्ते के प्लेटफॉर्म एक्स की बंदिश के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक रिपोर्ट जमा कराई है, जिसमें कहा गया है कि एक्स की बंदिश का फैसला कौमी सलामती और अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए किया गया। इस रिपोर्ट में इस्तदा की गई है कि दरखास्त को कोई बुनियादी हक सल्ब नहीं हुआ, दरखास्त को इब्तदाई मरहले में ही खारिज किया जाए। साथ ही वजाहत दी गई है कि एक्स की बंदिश के खिलाफ दरखास्त कानून और हकाइक के मुनाफी है, काबिल समात ही नहीं है। एक्स पाकिस्तान में रजिस्टर्ड ही नहीं, ना ही पाकिस्तानी कवानीन की पासदारी के माहिदे का शराकतदार है। रिपोर्ट में कहा गया है कि एक्स की जानिब से प्लेटफॉर्म के गलत इस्तेमाल से मुताल्लिक हुकूमत पाकिस्तान के अहकामात की पासदारी नहीं की गई। हुकूमत पाकिस्तान के अहकामात की पासदारी ना होने पर एक्स पर पाबंदी लगाना जरूरी था। वजारत दाखिला ने रिपोर्ट में कहा कि वफाकी तहकीकाती इदारे FIA के साइबर क्राइम विंग ने एक्स से चीफ जस्टिस के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाले अकाउंट्स पर पाबंदी की दरखास्त की। रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि एक्स हुक्काम ने FIA साइबर क्राइम विंग की दरखास्त को नजरअंदाज किया, जवाब तक न दिया। एक्स हुक्काम का अदम ताउन एक्स के खिलाफ रेगुलेटरी इकदामात बशमूल आर्जी बंदिश का जवाज़ है। रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत के पास एक्स की आर्जी बंदिश के अलावा कोई रास्ता मौजूद नहीं। इंटेलिजेंस एजेंसीज की दरखास्त पर वजारत दाखिला ने 17 फरवरी 2024 को एक्स की बंदिश के अहकाम जारी किए। रिपोर्ट में कहा गया कि एक्स की बंदिश का फैसला कौमी सलामती और अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए किया गया। शिद्दत पसंदाना नजरियात और झूठी मालूमात की तरसील के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का बेदरही इस्तेमाल किया जा रहा है। वजारत दाखिला ने रिपोर्ट में कहा कि चंद शरपसंद अनासर की जानिब से अमन अमान को नुकसान पहुंचाने, अदम इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के लिए एक्स को बतौर आला इस्तेमाल किया जा रहा है। एक्स की बंदिश का मकसद आज़ादी इजहार राय या मालूमात तक रसाई पर कदगन लगाना नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक एक्स पर बंदिश का मकसद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का कानून के मुताबिक जिम्मेदाराना इस्तेमाल है। वजारत दाखिला पाकिस्तान की शहरियों की मुहाफ़िज़ और कौमी इस्तेहकाम की जिम्मेदार है। रिपोर्ट में बताया गया है कि इससे कबल हुकूमत की जानिब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक पर भी पाबंदी लगाई गई थी। टिकटॉक की जानिब से पाकिस्तानी कवानीन की पासदारी पर दस्तखत के बाद पाबंदी को ख़त्म कर दिया गया। पंजाब हुकूमत ने रोटी सस्ती करने का ऐलान किया है। इस ऐलान के बाद क्या मनाजिर देखने को मिल रहे हैं और किस अंदाज में खुद चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस को साबिक वज़ीर आज़म, 3 बार के वज़ीर आज़म रहने वाले नवाज शरीफ साहब के साथ निकल कर तंदूरों पे जाना पड़ रहा है और जाके कुछ जो वीडियोस सामने आ रही हैं, रोटी सस्ती मिलनी चाहिए, बड़ा अच्छा इकदाम है, अप्रिशिएटेड। मैडम CM अपने वालिद के हमरा जो शॉप्स हैं उसका विज़िट कर रही है, लेकिन सवाल बड़ा सादा सा है कि क्या ये काम मैडम CM का है? पंजाब हुकूमत क्या इतनी कमज़ोर हो गई है कि उन्हें अपने रेट और हुक्मनामे पर अमल दरामद कराने के लिए यूँ दुकानों का विज़िट करना पड़ रहा है? प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ कहाँ हैं? मैजिस्ट्रेट्स कहाँ हैं? ये उनका काम नहीं है क्या? उनको नहीं जाना चाहिए? और क्या इसके बाद वाकई 16 रुपये की रोटी आम आदमी को मिलना शुरू हो गई है, पर्टिकुलरली इस विजुअल के बाद? कोई नोटिफिकेशन
वज़ीर आला और एक साबिक़ वज़ीर आज़म को खुद मैदान में निकलना पड़ा, तो फिर इन कमेटियों में लाखों रुपए तनख्वाह लेने वाले मैजिस्ट्रेट और अमले को फारिग करके कौमी ख़जाने पर रहम करना चाहिए। या सवाल ये भी है कि फिर से बिजली की कीमतें बढ़ने की पेशगोई की जा रही है, पेट्रोल की कीमतों में फिर से इजाफा कर दिया गया है, LPG और रिवायती गैस की कीमतों में सैकड़ों गुना इजाफा हो चुका है। क्या इसके बाद प्रैक्टिकली आपका ये जो ऐलान है कि रोटी सस्ती हो जाएगी वाकई फिजिबल है भी या नहीं, ये भी देखना पड़ेगा। प्रोग्राम के वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचे, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।